हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाई के लर्न। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 बायोलॉजी का क्लास 10th में, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल वाई के लर्न को और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइफ प्रोसेसेस। Life processes can be defined as the basic functions performed by living organisms in order to maintain their life on earth. Life processes ऐसे बेसिक फंक्शंस होते हैं जो कि जीवित प्राणियों द्वारा किए जाते हैं अपनी लाइफ को अर्थ पे मेंटेन करने के लिए। These life processes include nutrition, respiration, circulation, excretion, locomotion, control and coordination, etc. Life processes में न्यूट्रिशन, इसका मतलब हमारे खाने का जो टाइप है वो कैसा है। रेस्पायरेशन, हम सांस कैसे लेते हैं। सर्कुलेशन, हमारी बॉडी में ब्लड कैसे फ्लो करता है। एक्सक्रीशन, हम क्या एक्सक्रीट करते हैं। लोकोमोशन, हम कैसे लोकोमोट करते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हमारे शरीर पर हमारा कितना कंट्रोल है और हमारे बॉडी पार्ट्स कितना कोऑर्डिनेशन करते हैं। ये सब लाइफ प्रोसेसेस का हिस्सा हैं। अब देखते हैं मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब होता है। The sum total of all the chemical reactions occurring in a living organism in order to maintain life is known as metabolism. किसी भी जीवित प्राणी द्वारा जो भी केमिकल रिएक्शंस की जाती हैं अपनी बॉडी के अंदर, उन सभी के जोड़ को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म, जो किस काम आती हैं, हमारी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए अर्थ पे। मेटाबॉलिज्म इंक्लूड्स टू टाइप्स, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म दो प्रकार की होती है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म इज मेटाबॉलिक सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सिंपलर वंस। इट रिक्वायर्स इनपुट ऑफ एनर्जी। एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस। मेटाबॉलिज्म से जो कुछ भी बनाया जाता है सिंपलर मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स में, उसको हम क्या कहते हैं, एनाबॉलिज्म। इसके अंदर हमें एनर्जी का इनपुट देना जरूरी होता है। इसका एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस, जो कि प्लांट्स के द्वारा किया जाता है। कैटाबॉलिज्म इज मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर वंस विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। एग्जाम्पल इज रेस्पायरेशन। मेटाबॉलिज्म से जो ब्रेकडाउन किया जाता है, जो तोड़ा जाता है कुछ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपलर में, जिसके साथ एनर्जी भी रिलीज होती है, उसको हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। इसका एग्जाम्पल है रेस्पायरेशन, जो हम ह्यूमंस करते हैं सांस लेने के लिए। अब है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय एन ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हम न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं और उनको यूटिलाइज करते हैं, उनका उपयोग करते हैं। न्यूट्रिएंट कैन बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स एंड यूजेस इट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ इट्स बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स। न्यूट्रिएंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो एक ऑर्गेनिज्म अपने आसपास से ऑब्टेन करता है, आसपास से उसको पाता है और उसे यूज करता है एनर्जी के सोर्स के रूप में। अपने बॉडी के पार्ट्स के अंदर जो बायोसिंथेसिस होता है, बायोलॉजी से रिलेटेड जो कुछ भी बनाया जाता है उसके बॉडी पार्ट्स में, उसके लिए एनर्जी के सोर्स के रूप में यूज़ करते हैं। अब है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के कौन कौन से मोड्स होते हैं। न्यूट्रिशन के 2 मोड्स होते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। आज की इस क्लास में सिर्फ हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। हेटेरोट्रॉफिक के खुद के भी 4 टाइप्स होते हैं, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, सिम्बायोटिक और होलोजोइक। अब हम देखते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट्स एंड एल्गे विच प्रिपेयर द फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक होता है प्लांट्स और एल्गे का, जिसके थ्रू वो अपना खाना प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। It is the process by which plant cells containing chlorophyll produce carbohydrates like glucose from carbon dioxide and water by using light energy.
फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू प्लांट के जो सेल्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल आप जानते हैं ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो वो जो प्लांट सेल्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज बनाते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से। और साथ में क्या चाहिए होता है उनको, लाइट एनर्जी, जो कि वो सन से लेते हैं। ऑर्गेनिजम्स विच पोजेस ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। ऑर्गेनिजम्स ऐसे जो अपना न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जैसा करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। अब हम फोटोसिंथेसिस को डिटेल में पढ़ेंगे। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी कैप्चर्ड फ्रॉम सन इनटू केमिकल एनर्जी, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स में होती हैं, with the help of chlorophyll pigment, water and CO2. Oxygen is released in this process. फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे ग्रीन प्लांट्स यानी हरे पौधे और अदर ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं वो लाइट एनर्जी जो कि सन से कैप्चर करते हैं, सन से लेते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में जो कि कार्बोहाइड्रेट्स में प्रेजेंट होती हैं। इसका मतलब वो लाइट एनर्जी यूज़ करके कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, ये हमने ऊपर भी पढ़ा। विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट, क्लोरोफिल पिगमेंट का यूज़ करके, वाटर एंड CO2, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें यूज़ होते हैं। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होती है, ये यहाँ आप देख सकते हैं। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन आप लोगों को दिख रही होगी। 6 CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल जो कि प्लांट्स एयर से लेते हैं, 12 H2O जो कि प्लांट्स मिट्टी से लेते हैं, पानी के 12 मॉलिक्यूल क्लोरोफिल और सनलाइट की हेल्प से कन्वर्ट हो जाती है C6H12O6, इसका मतलब है ग्लूकोज, ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल 6O2, ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल जो कि एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है, और पानी के 6 मॉलिक्यूल H2O के वो वेपर्स की फॉर्म में वो भी एयर में रिलीज हो जाते हैं। Plants obtain CO2 through tiny pores called stomata. These are microscopic pore complexes which are present in epidermis of leaves and other soft parts of the plants. Plants CO2 कहाँ से लेते हैं, छोटे छोटे जो छेद होते हैं स्टोमेटा कहते हैं जिन्हें, उनसे लेते हैं प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड। ये माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं क्योंकि हमने इनको यहाँ माइक्रोस्कोपिक कहा है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स पोर्स होते हैं ये, जो कि लीव्स पत्तियों की एपिडर्मिस, एपिडर्मिस क्या होता है, जो सबसे बाहरी जो लेयर होती है उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं प्लांट्स में, एंड अदर सॉफ्ट पार्ट्स, और जो और नाजुक जो हिस्से होते हैं पौधों के उनमें भी ये स्टोमेटा पाया जाता है। ईच स्टोमेटा कंसिस्ट ऑफ ए स्टोमेटल एपर्चर एंड 2 सराउंडिंग गार्ड सेल्स। एक स्टोमेटा के अंदर क्या होता है, एक उसका स्टोमेटल एपर्चर होता है और 2 गार्ड सेल्स होते हैं जो उसके चारों तरफ उसको घेरे हुए होते हैं। गार्ड सेल्स आर द ओनली एपिडर्मल सेल्स विच कंटेन क्लोरोप्लास्ट्स। देयर आउटर एंड लेटरल वॉल्स आर कंपैरेटिवली थिनर देन इनर वॉल। सिर्फ और सिर्फ गार्ड सेल्स ऐसे एपिडर्मल सेल्स होते हैं जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। एपिडर्मल सेल का मतलब जो सबसे आउटसाइड वाली लेयर पे होते हैं। क्लोरोप्लास्ट आपको सबको पता ही है क्या होता है, प्लास्टिड का टाइप है। देयर आउटर एंड लेटरल वॉल्स मतलब जो उनकी जो बाहर की जो वॉल्स हैं गार्ड सेल्स की, और जो उनकी लेटरल वॉल्स हैं ये आप फिगर में भी देख सकते हैं, ये उनकी जो अंदर वाली जो वॉल्स हैं उनसे पतली होती हैं, उनके कंपेयर में पतली होती हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर इज कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल्स। जो स्टोमेटा ओपन और क्लोज खुलता है और बंद होता है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, वो गार्ड सेल के द्वारा। व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम दे स्वेल ओपनिंग द स्टोमेटल पोर। जब पानी उनके अंदर जाता है, किनके अंदर, गार्ड सेल्स के अंदर, जब पानी गार्ड सेल्स के अंदर जाएगा तो वे फूल जाएंगे, एंडोस्मोसिस हो जाएगा। ओस्मोसिस आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, आसानी टॉपिक है। तो उनमें एंडोस्मोसिस हो जाएगा जिससे वे फूल जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे, और उनसे फिर क्या हो जाएगा, जो स्टोमेटा का जो पोर है वो ओपन हो जाएगा। When they lose turgidity, the guard cells become plasmolized, closing the stomatal pore.
जब गार्ड सेल्स में पानी चला जाता है तो वो फूल जाते हैं। उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं कि वो गार्ड सेल्स टर्जिड हो गए हैं। तो जब अपनी वो टर्जिडिटी खो देते हैं, उसको लूज़ कर देते हैं, तो वो प्लाज्मोलाइज हो जाते हैं। गार्ड सेल्स प्लाज्मोलाइज्ड। प्लाज्मोलाइज्ड क्या होता है? जब एक्जोस्मोसिस हो। ये आपने 9th क्लास में ये भी पढ़ा होगा। एक्जोस्मोसिस, प्लाज्मोलिसिस होगा और फिर उस सिचुएशन को हम कहेंगे प्लाज्मोलाइज्ड, जिससे क्या होगा, जो स्टोमेटल पोर है वो बंद हो जाएगा। आप ये डायग्राम में भी देख सकते हैं स्टोमेटा और गार्ड सेल्स की पोजीशन, उनका स्ट्रक्चर जब स्टोमेटा ओपन और क्लोज्ड होता है। फोटोसिंथेसिस अकर्स इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स लाइक लीव्स एंड ग्रीन स्टेम्स। फोटोसिंथेसिस पौधों के हरे हिस्से में होती है, जैसे पत्तियां और जो बाकी हरे तने होते हैं कई प्लांट्स, कई पौधों में, उनमें भी फोटोसिंथेसिस होती है। लीफ हैज़ आउटर मोस्ट एपिडर्मल लेयर इज कवर्ड बाई वैक्सी क्यूटिकल। लीफ की जो आउटर मोस्ट एपिडर्मल लेयर होती है, जो सबसे बाहरी लेयर होती है, परत होती है पत्ती की, वो किससे कवर होती है? वैक्सी क्यूटिकल से। द इंटरनल लेयर्स ऑफ द लीफ आर मेड अप ऑफ मेसोफिल सेल्स रिच इन क्लोरोप्लास्ट। क्यूटिकल जिस लेयर पे कवर्ड होती है, उससे अंदर की जो लेयर्स होती हैं पत्ती की, उनमें क्या होता है, वो मीजोफिल सेल्स से बनी होती हैं, जो कि क्लोरोप्लास्ट से रिच, मतलब कि जिनमें बहुत ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस में उनको हेल्प करते हैं। क्लोरोप्लास्ट आर द सेल ऑर्गेनेलीज दैट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट ऐसे सेल ऑर्गेनेली, मतलब कि जैसे न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ऐसे ही क्लोरोप्लास्ट भी होता है। सेल ऑर्गेनेली मतलब जो सेल्स के जो अंदर के पार्ट्स होते हैं उनको हम सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। दीज आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज कंटेनिंग सैक लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड थाइलाकॉइड्स। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड यानी कि जिनके दो मेम्ब्रेन हों, ऐसे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं जिनमें थैली जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, थैली जैसे दिखने वाले, जिनको हम क्या कहते हैं? थाइलाकॉइड्स। These are present in the stroma of chloroplast either in a stacked manner to form granum और singly। ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रोमा क्या होता है ये हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पे, उस पर मैंने डिटेल्ड क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। तो ये स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं थाइलाकॉइड्स, या तो स्टैक्ड मतलब कि एक के ऊपर एक, या फिर अकेले। स्ट्रोमल लेमेलाए कनेक्ट टू ग्रेना। स्ट्रोमल लेमेलाए दो ग्रेना को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से। ग्रेना क्या होता है? ग्रेनम का प्लूरल, जो कि हमने ये ऊपर वाली लाइन में ही पढ़ा है। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स कंटेन ग्रीन पिगमेंट मॉलिक्यूल कॉल्ड क्लोरोफिल विच अब्जॉर्ब द लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट्स इट इनटू केमिकल एनर्जी। थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन यानी कि जो उसकी बाहर की जो कवरिंग है, वो ग्रीन पिगमेंट, उसमें उसके अंदर ग्रीन पिगमेंट मॉलिक्यूल होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। ये आप कई सालों से पढ़ते आ रहे होंगे। विच अब्जॉर्ब द लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेता है जो कि उसे सन से मिलती है, और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स में, उनमें केमिकल एनर्जी होती है। ये आप देख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट का डिटेल्ड स्ट्रक्चर है। पहले लीफ दिखाई गई है, फिर उसका कोई पार्ट है, फिर उसके अंदर से प्लांट सेल दिखाया गया है, और उसके अंदर से क्लोरोप्लास्ट दिखाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं लीफ का इनर स्ट्रक्चर। आउटर मोस्ट पे क्यूटिकल होता है, फिर अपर एपिडर्मिस है, फिर मीजोफिल सेल्स हैं, फिर ये एयर स्पेसेस आप देख सकते हैं बीच में, वेस्कुलर बंडल्स यानी कि जाइलम फ्लोएम है, लोअर एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। वेस्कुलर बंडल शेड मतलब वेस्कुलर बंडल जहाँ प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर ये आप गार्ड सेल्स भी देख सकते हैं, मैंने पहले दिखाया था। स्टोमेटल अपर्चर ऐसा ही दिखाया था मैंने, कुछ आपको याद भी होगा। अब हम थोड़ा सा ब्रीफ स्ट्रक्चर प्लांट सेल का देखेंगे। वैसे तो आपने डिटेल्ड स्ट्रक्चर पूरा 9th क्लास में पढ़ भी लिया है। ये आप देख सकते हैं सेंटर में जो वैक्यूल है और ये बड़ा सा न्यूक्लियस है। सेल वॉल आपको पता है प्लांट सेल के बाहर होती है, और ये क्लोरोप्लास्ट दिखाया गया है जो कि आज का हमारा टॉपिक है। अब देखते हैं क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। इसमें दो मेम्ब्रेन होती हैं, ये हमने पढ़ा था, आउटर और इनर, या डायग्राम में भी आप देख सकते हैं। ग्रेनम भी आपने पढ़ा था, जो कि तब बनता है जब थाइलाकॉइड्स एक के ऊपर एक स्टैक्ड फॉर्म में अरेंज होते हैं। स्ट्रोमा आपको पता है, ये जो बीच का स्पेस होता है,
स्ट्रोमा लैमेलाe भी हमने पढ़ा था, जो दो ग्रेना को कनेक्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे डिटेल्ड मैकेनिज्म फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस 2 फेजेस में होती है। पहला होता है लाइट डिपेंडेंट फेज और दूसरा होता है लाइट इंडिपेंडेंट फेज। चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइट डिपेंडेंट फेज, इसको हम और क्या कह सकते हैं? फोटोकेमिकल फेज, लाइट रिएक्शन, हिल्स रिएक्शन, ये सभी इसके दूसरे नाम हैं। हिल्स रिएक्शन इसको कहा जाता है क्योंकि इसको हिल नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। इट अकर्स इन ग्रेना ऑफ द क्लोरोप्लास्ट एंड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होता है। क्लोरोप्लास्ट का ग्रेना अभी आपने देखा था पिछले डायग्राम में। अगर आपको नहीं याद क्या था ग्रेना, तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। और ये लाइट के प्रेजेंस में होती है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है? लाइट डिपेंडेंट फेज। ये लाइट रिएक्शन जो है ये 4 स्टेप्स में होती है। पहला है अब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल है, ग्रीन पिगमेंट जो मैंने बताया था आपको थाइलाकोइड्स में होता है, वो सोलर एनर्जी यानी कि जो सन से जो एनर्जी मिलती है लाइट एनर्जी की फॉर्म में, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। अगला स्टेप है अब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज यूज्ड फॉर स्प्लिटिंग द वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन्स। जो एनर्जी क्लोरोफिल ने अब्जॉर्ब की थी वो किस लिए यूज़ की जाती है? वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है H2O, उसको तोड़ने के लिए, स्प्लिट करने के लिए। किस किस में? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और उसके साथ ही क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन्स भी निकलेंगे। ये रिएक्शन आप देख सकते हैं। 2H2O जो कि स्प्लिट हो गया किस किस में? 4H पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोजन पर एक पॉजिटिव चार्ज है, और ऐसे 4 आयंस और 4 इलेक्ट्रॉन्स जिस पे एक नेगेटिव चार्ज है, और ऑक्सीजन के 2 एटम। इसमें थर्ड स्टेप है द रिलीज्ड हाइड्रोजन आयंस आर यूज्ड टू रिड्यूस NADP पॉजिटिव फॉर्मिंग NADPH। ये जो हाइड्रोजन के 4 आयन निकले थे रिएक्शन में हमने देखे थे, ये यूज़ किए जाते हैं NADP पॉजिटिव को रिड्यूस करने में NADPH में। अब कुछ वर्ड्स देखेंगे जो आपको यहाँ बिल्कुल समझ नहीं आए होंगे। पहला है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है किसी में हाइड्रोजन ऐड करना। ये आपको केमिस्ट्री क्लास 10th की केमिस्ट्री के चैप्टर 1 में भी मिला होगा। यूँ तो नेक्स्ट क्लासेस में आपको रिड्यूसिंग के और भी मतलब पता चलेंगे, लेकिन इस टाइम पे आपको इतना ही जानना काफ़ी है कि हाइड्रोजन को ऐड करना रिड्यूसिंग होता है और ऑक्सीजन को ऐड करना ऑक्सीडेशन। NADP पॉजिटिव का मतलब है नाइकोटाइनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। फिर रिएक्शन होती है NADP पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, जो कि ये 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे ऊपर वाली रिएक्शन में, इससे लिए गए हैं, और एक हाइड्रोजन का पॉजिटिव वाला आयन। तो ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे? NADPH। अगला स्टेप है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ATP बाय यूजिंग ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन। जब ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके ATP बना देते हैं तो उसको कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। The energy required to perform photophosphorylation is obtained from electrons released during photolysis of water. फोटोफॉस्फोराइलेशन में फोटो का मतलब है लाइट, और फोस्फोराइलेशन अभी आपने डेफिनेशन देखी ही थी। तो लाइट की प्रेजेंस में जो फोस्फोराइलेशन हो उसे हम कहेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी चाहिए होती है, वो मिल जाती है इलेक्ट्रॉन से, जो कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर के दौरान रिलीज हुए थे। फोटोलिसिस ऑफ वाटर ये थी H2O जो ब्रेक डाउन हुआ था इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ADP में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड करने से ATP बन जाता है। अब जो फोटोसिंथेसिस का सेकंड फेज है, अब हम वो पढ़ेंगे, जिसका नाम है लाइट इंडिपेंडेंट फेज, और उसको क्या कह सकते हैं? बायोसिंथेटिक फेज, डार्क रिएक्शन या ब्लैकमैन्स रिएक्शन। ब्लैकमैन्स रिएक्शन इसको कहते हैं क्योंकि इसे ब्लैकमैन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। इट अकर्स इन स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। जैसे जो लाइट डिपेंडेंट फेज था वो ग्रेना में होता था, ये होता है स्ट्रोमा में। ये भी हमने उस क्लोरोप्लास्ट के डिटेल्ड स्ट्रक्चर में देखा था। इट डजंट रिक्वायर लाइट बट रिक्वायर ATP एंड NADPH। इसे लाइट की ज़रूरत तो नहीं होती है, लेकिन इसे ज़रूरत किसकी होती है? ATP और NADPH की, जो हमने देखा था लाइट डिपेंडेंट फेज में बने थे। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो लाइट इंडिपेंडेंट फेज है ये इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है? लाइट डिपेंडेंट फेज पे।
इट अकर्स थ्रू केल्विन साइकिल। ये केल्विन साइकिल से होती है। ये केल्विन साइकिल C3 और C4 साइकिल्स 2 प्रोसेस में होती है। ये 11th-12th क्लास का टॉपिक है, तो अभी आपके बिल्कुल भी काम का नहीं है, तो इसे मत पढ़िए। वैसे तो जो मैं ये थोड़ा बहुत आपको पढ़ा रहा हूँ ये 11th-12th का है, लेकिन ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाता है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे कि NTSE, NSEJS वगैरह वगैरह। कार्बन फिक्सेशन टेक्स प्लेस इन विच carbon dioxide is reduced using hydrogen from NADPH to form carbohydrates like glucose by utilizing chemical energy in the form of ATP। कार्बन फिक्सेशन होती है इस फेज में, जिसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाती है। ये हमने पहले वाले फेज में भी पढ़ा था, रिडक्शन का टॉपिक। ये कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाती है, इसमें हाइड्रोजन जब उसके अंदर जाती है वो NADPH से जो ये H है ये कार्बन डाइऑक्साइड में चला जाता है, फिर उससे कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं जैसे ग्लूकोज। कैसे? केमिकल एनर्जी जो थी ATP की फॉर्म में, उसको वो यूटिलाइज कर लेते हैं। इट इज़ कैटलाइज्ड बाय रूबिस्को। इसको रूबिस्को के द्वारा कैटलाइज, मतलब कि ये जो रिएक्शन है लाइट इंडिपेंडेंट फेज की, इसको प्रोमोट किया जाता है, इसकी स्पीड को इंक्रीज किया जाता है। रूबिस्को क्या होता है? राइबोलोस बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। रूबिस्को क्या है? एक एंजाइम है। दीज ऑल स्टेप्स नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर अनदर बट कैन अकर एट डिफरेंट टाइम इंटरवल। जरूरी नहीं है कि ये जो स्टेप्स हमने देखे हैं ये उसी सीक्वेंस में हों जिसमें हमने पढ़े, लेकिन ये किसी भी टाइम पर हो सकते हैं। जो फोटोसिंथेसिस की जो ओवरऑल रिएक्शन है, कंप्लीट रिएक्शन, वो एक रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं। ये रिएक्शन जो आपको ये स्क्रीन पे दिख रही है, ये है फोटोसिंथेसिस की कंप्लीट रिएक्शन। ब्रीफ में हमने पहले भी देखी थी। इसमें H2O का ऑक्सीडेशन हुआ है और फिर वो उससे O2 में कन्वर्ट हो गया। जैसे हमने देखा था कि ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन होता है और हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन, वैसे ही हाइड्रोजन का लूज होना ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का लूज होना रिडक्शन। ऐसे ही इसमें CO2 का रिडक्शन हुआ है और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया है, जिसका फॉर्मूला है C6H12O6। अब हम फोटोसिंथेसिस का एक शॉर्ट नोट पढ़ेंगे। इन फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स यूज लाइट एनर्जी टू मेक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सिंपलर मॉलिक्यूल्स। प्लांट मेक फूड बाय दिस मोड, हेंस दे आर कॉल्ड फोटोऑटोट्रॉफ्स। फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो लाइट एनर्जी को यूज़ करते हैं सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स में बनाने के लिए। जैसा कि हम सब जानते हैं फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? फोटोऑटोट्रॉफ्स। सर्टेन बैक्टीरिया यूज इनऑर्गेनिक एनर्जी सोर्सेज सच एज हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया, हाइड्रोजन, एलिमेंटल सल्फर एटसेट्रा टू मेक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सिंपल मॉलिक्यूल्स, हेंस दे आर कॉल्ड कीमोऑटोट्रॉफ्स। कुछ टाइप के जो बैक्टीरिया हैं वो इनऑर्गेनिक एनर्जी सोर्स लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया, हाइड्रोजन, एलिमेंटल सल्फर, यानी कि जो एलिमेंटल फॉर्म में सल्फर होता है, किस काम के लिए? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाने के लिए सिंपलर से, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? कीमोऑटोट्रॉफ्स। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, ये दोनों एग्जाम्पल हैं कीमोऑटोट्रॉफ्स के। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। ऐसा जो न्यूट्रिशन होता है उसको हम कहते हैं कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी वीडियो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और उससे रिलेटेड टॉपिक्स की। अगर आपको आज का टॉपिक समझ आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए वीडियो को। मेरे चैनल YK लर्न को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे ब्लॉगर पर भी फॉलो कर दीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया भी है। और बाई चांस आपको समझ नहीं आई तो एक बार दोबारा देखिए, शायद आपको समझ आ जाए। अगर फिर भी समझ नहीं आती है तो आप मुझे मेरी मेल ID पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपके हर डाउट का सॉल्यूशन दे दूंगा। मेल ID है yklern@gmail.com।